मेरे को यार, मैंने कहा अच्छा है नहीं मामला, चलो ठीक है। तो मैंने कहा बिल क्लिंटन तू दुर्भाग्यशाली है, अगर गंगा की एक बूंद भी तेरे मुंह के अंदर चली जाती तो तेरा भाग्य बदल जाता और मोनिका लेविंस्की का लगा हुआ दाग तेरे ऊपर से धुल जाता। उसके सर पे लगा हुआ मोनिका लेविंस्की का दाग आखिर नहीं धुला, अब नहीं धुला उसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप दूसरी कविता सुनो। पड़ोस के एक नेता से मैंने कहा यार एक काम करो, इस देश मनमोहन सिंह जी का कह रहे थे कुमार भाई साहब आजकल देश में बहुत प्रोग्रेस हो गई है और मनमोहन सिंह जी में पूरी तरह निडरता आ गई है। मेरे बच्चे ने मेरे से कहा बोले पापा ये मनमोहन सिंह जी। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो एक पत्रकार ने मनमोहन सिंह जी से पूछा, बोले ये बताओ सुनना ध्यान से और ध्यान से सुनने जैसा है। मैंने कहा, पत्रकार ने मनमोहन सिंह जी से कहा बोले ये बताओ कि 2 और 2 कितने होते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने बगैर सोनिया गांधी के पूछे कि बोले 4। बहुत अच्छे बात है। तो कहने का मतलब इस देश के अंदर वो एक हिंदू मुसलमान सरदार ईसाई चारों को फांसी की सजा हुई। उस जज ने हिंदू से कहा बोला ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा बोले रामायण मंगाओ। रामायण मंगाई। उसने हनुमान जी को याद किया। उस जल्लाद ने फांसी के फंदे का बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा बोले तुम्हारी सुन ली सजा माफ। भगवान ने मुसलमान भाई का नंबर आया, उसने कुरान मंगाई, अल्लाह को याद किया, जल्लाद ने फांसी के फंदे का बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा बोले तुम्हारी सुन ली सजा माफ। क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने कुरान बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया, उस जल्लाद ने फांसी के फंदे का बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा बोले तुम्हारी सुन ली सजा माफ। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया। जज ने सरदार जी से कहा बोला सरदार जी आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा बोलो इच्छा को गोली मारो, पहले एक काम करो इस मशीन का बटन ठीक करवाओ। कब से बेवकूफ बनाया जा रहा हो, इसका बटन ठीक करवाओ और इन तीनों को फिर से लगाओ। है कब से बेवकूफ बना रहा हो। ये तो समय की बात है। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे को मात देता है। समय को जीत गई वो जयललिता, हार करके भी बन गई विजेता। जिंदगी भर रही मजा लूटने में। और उधर अटल जी को देखो बुढ़ापे में दर्द उठा घुटने में। आज तक किसी को समझ में आ रही है कुछ दर्द काई से घुटने में। ये तो टाइम है। समय बदला तो सत्ता बदल गई। सिंहासन पे शहंशाह बदल गए। पाने को सत्ता सुंदरी अच्छे के दिल मचल गए। उल्लू आईने में देख देख के शर्माने लगे। बूढ़े बूढ़े भी खटिया सरकाने लगे। इस कदर सरकार बनी थी देश में अटल बिहारी की, बस्ती बनते देर नहीं और लाइन लग गई भिखारी की। भिखारी भी वीआईपी, ये वीआईपी भिखारी और भिकार नद कर दे। महीना पूरा होने और दिल्ली में कटोरा धर दे। इनकी मांग पूरी करो, इनका कटोरा पूरा भरो, नहीं तो मद्रास से जयललिता रूठ जाए। वो रूठ जाए तो अटल जी की किस्मत फूट जाए। किसका वजह मोबाइल बंद करो। रात कितनी बजे किसका बजता है, या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। हालांकि किसी का नहीं बजा फिर भी बोलना पड़ा। सुन ये होता है ऐसा। वो अब उधर से आ रहा तो मतलब एक भिखारी ने कहा बोला बाबूजी 1 रुपया दो। अरे मैंने पेंट की जेब में हाथ डाला, मैंने कहा खुले नहीं है यार। बोले खुले हो जाए तो मेरा मोबाइल पे रिंग करना। सुनो तो ये कई बार होता रहता है। मोबाइल भी बजते रहना चाहिए, बच्चे बीच बीच में से घूमते रहना चाहिए ताकि अब मेरे बाद में फिर आएंगे मनवीर भाई डायरेक्ट कविता पढ़ेंगे। सुनो आप। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय की बात है। इस कदर सरकार बनी देश में अटल बिहारी की। बैरागी जी है ना, बढ़िया है क्या? इससे बढ़िया और क्या हो। सुनो इस कदर सरकार बनी थी देश में अटल बिहारी की कि बस्ती बंदे देर और लाइन लग गई भिखारी की। भिखारी भी वीआईपी, ये वीआईपी भिखारी और भिकार नृत्य कर दी। इस देश में नेताओं की बात करते हैं। इस देश के अंदर बाढ़ आई, प्रकृति कहर, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। पर मेरे को आज तक समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब, देश में अगर बाढ़ आ जाए तो बेचारे लोग भूख से मरते हैं और बाढ़ नहीं आए तो नेता भूख से मरे। मतलब कहने का ये बड़ा विचित्र तरह का मामला है। इस कदर सरकार बनी देश में अटल बिहारी की कि बस्ती बनते देर नहीं और लाइन लग गई भिखारी की। भिखारी भी वीआईपी, ये वीआईपी भिखारी और भिकार नद कर दे। महीना पूरा होने और दिल्ली में कटोरा धर दे। इनकी मांग पूरी करो, इनका कटोरा पूरा भरो, नहीं तो मद्रास से जयललिता रूठ जाए। वो रूठ जाए तो अटल जी का किस्मत फूट जाए। बुढ़ापे में कुर्सी मिली हाथ से छूट जाए और इन औरतों के मुंह कौन लगे, ब्रह्मचारी ठहरे, मर्यादा टूट जाए। संकट में यह देश फंसा और आत्मा इनकी रोती नहीं है। करोड़ों का घोटाले और पूर्ति होती नहीं है। दिल्ली में कटोरा मत रखो, अपने बाप की बपोती नहीं है। औरत हो औरत की तरह रहो, जो कहना था साफ साफ कहो। कितना गंदा था तेरा व्यवहार, तेरे व्यवहार से शर्मिंदा था पूरा दिल्ली का दरबार। पीछे तक श्रोता हाथ खोलना, मजे लेना। जानी बैरागी ने इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन की तरह अगर जमाने की कोशिश की है तो एक बार पूरा सदन मेरे समर्थन में दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाना। अभी बजा दो, बाद में क्या भरोसा बजाओगे नहीं बजाओ तुम। बढ़िया है।
अच्छा जमरिया मामला सुनो। इस कदर सरकार बनी थी, औरत हो औरत की तरह रहो, जो कहना था साफ साफ कहो। कितना गंदा था तेरा व्यवहार, तेरे व्यवहार से शर्मिंदा था दिल्ली का दरबार। अरे मुट्ठी भर सांसद को लेकर मत में फूल रही थी तुम, औरत होकर औरत की परिभाषा को भूल रही थी तुम। तुम्हारी कामना थी मैं दिल्ली की महारानी बनूं, पर यह सपना सच्चा नहीं लगता। अरे गुलाब के बगीचे में धतूरे का फूल अच्छा नहीं लगता। वाह। तुम्हारी कामना थी मैं दिल्ली की महारानी बनूं, पर यह सपना सच्चा नहीं लगता, क्योंकि गुलाब के बगीचे में धतूरे का फूल अच्छा नहीं लगता। और पड़ोस के नेता से मैंने कह दिया, यार मुझे तेरी पार्टी में रख ले, मैं पूरी तरह ईमानदार हूं, ऊपर से नीचे तक परख ले। नेताजी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, राजनीति और ईमानदारी दोनों एक साथ नहीं चलती है, जैसे सिंह शावकों के झुंड में बेचारी मृगिया नहीं पलती। बहुत अच्छे, वाह वाह। बेटा, राजनीति और ईमानदारी दोनों एक साथ नहीं चलती है, जैसे सिंह शावकों के झुंड में बेचारी मृगिया नहीं पलती है। फिर भी अगर हमारी पार्टी में रहना चाहता है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वीआईपी क्वालिटी का भिखारी दिखना पड़ेगा, जनता को झूठा आश्वासन का प्याला पिलाना। आपको लगे कि 110 करोड़ लोगों की आवाज को मैंने एक पंक्ति में पढ़ा है, तो एक बार पूरा सदन हाथ खोलना। बेटा, फिर भी अगर हमारी पार्टी में रहना चाहता है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वीआईपी क्वालिटी का भिखारी दिखना पड़ेगा, जनता को झूठा आश्वासन का प्याला पिलाना, एक सफेद रंग का कुर्ता पैजामा सिलाना, तभी तेरा राजनीतिक कैरियर फलेगा। कुर्ता पैजामा बेदाग होना चाहिए, चरित्र पर दाग होगा तो चलेगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे जाने। कुर्ता पैजामा बेदाग होना चाहिए, चरित्र पर दाग होगा तो चलेगा। एक नाम लेना चाहता हूँ इस बड़े विशाल मंच पे, इस पवित्र मंच पे, पावन मंच पे। कुर्ता पैजामा बेदाग होना चाहिए, चरित्र पर दाग होगा तो चलेगा। और इस अत्याचार के प्लेग्राउंड में भ्रष्टाचार का खेल खेलना चाहते हो तो बेईमानी की बॉलिंग करना सीखो, बद्दुआओं की क्लैपिंग मिलेगी, रिश्वत की फील्डिंग करते हुए दिखो। और घोटाले की डबल सेंचुरी के सारे खिलाड़ी इस खेल में टिक पाता है। पंक्ति पकड़ने की कोशिश करना और एक एक श्रोता हाथ खोलना। घोटाले की डबल सेंचुरी के सारे खिलाड़ी इस खेल में टिक पाता है। और आदमी अगर थोड़ा सा भी ईमानदार बनने की कोशिश करे ना, तो बेटा अटल बिहारी वाजपेयी की तरह रन आउट हो जाता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार जानी बैरागी का, जिस अद्भुत मस्ती के साथ उसने इस बीमारी में भी और तबीयत खराब में भी पढ़ा है। उसने एक आध बार कहा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप सचमुच उसे मन दीजिए, एक बार तालियां बजाकर आप उसका सम्मान करिएगा। बहुत मन के साथ उसने सुनाया, और ये सचमुच आप लोग तय नहीं कर पाए होंगे कि वो मूलतः किस रस का कवि है। मंच इतने दिनों से तय नहीं कर पाया। आइए दोस्तों, इन दो कवियों के बाद मैं जो दो कवियत्रियां इस मंच पर हैं, उनमें से एक कवियत्री को सुनवाना चाहता हूं। और जो मंच पर लोग हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र चला, उनकी एकमात्र रिश्तेदार इस मंच पर अनीता सोनी है। ये रिश्ते में उनकी साली लगती हैं, जो कि उनकी भी नहीं हुई और इनकी भी नहीं हुई। और जैसी कविताएं ये सुनाएगी तो उससे पता चलेगा कि क्यों नहीं हो रही। लेकिन अनीता सोनी इंदौर से आई हैं, लेकिन देश के जितने इंडोर और आउटडोर कवि सम्मेलन हैं, सब में वो बहुत मन के साथ सुनी जाती हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने कविताएं सुनाई हैं, और वो मुशायरे और कवि सम्मेलन दोनों में बराबर रसमयता के साथ सुनी जाती हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, अल्लड़ जी से क्षमा मांगता हूं, उन्हें थोड़ा कष्ट होगा, कि जोरदार तालियों के साथ आप पैर छू रही है। ये आदरणीय जरूर है, बुड्ढा विश्वसनीय नहीं है। हाँ, मैं दिल्ली से लाया हूं, मुझे पता है कि कहां कहां गाड़ी रुकवाई है। जोरदार तालियां बजाइए अनीता के लिए। हाँ अनीता, सुना। सर्वप्रथम माँ शारदी को प्रणाम करती हूँ, भगवान अग्रसेन को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी सुधी श्रोताओं को, इस मंच के आयोजकों को, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिले, ये मेरी पहली भावना है। बाकी दूसरी भावना मेरी फिलहाल ये है कि मैं डॉक्टर साहब की बात का सबसे पहले जवाब दे देती हूँ। वो आया, उसने चेहरा देखा, वो आया, उन्होंने चेहरा देखा, और सब चेहरा ही देख रहे हैं कवियत्रियों का। ये आ गया तीसरा। तब डॉक्टर साहब, एक बहुत प्यार भरी बात कहना चाहती हूँ आपसे जी। इंसान है आप अपना पराया न देखिए। क्या बात है, वाह। इंसान है आप अपना पराया न देखिए। इंसान है आप अपना
सोनी ये देखिए कि मोहब्बत भरा हो दिल, सोनी ये देखिए कि मोहब्बत भरा हो दिल, महंगा है दिल का सौदा के सस्ता न बहुत अच्छे, देखिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे और आप परिपक्व हो जाएंगे, कवि सम्मेलन सुनने के लायक हो जाएंगे। हाँ, ये अब क्या लायक और हो ज्यादा जाएंगे। लायक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी, और इस कोशिश के तहत 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि आप मेरे दिल से जुड़े, मैं आपके दिल से जुड़ूं, मेरी बात आप सुने, आपके दिल की बात मैं समझूं, आहा। इसके लिए ये 4 प्रक्रिया है। पंक्तियां बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, आप इसमें इतना संकोच मत करो। ये मालवा वाले ना कई चैनल तो पूरी रात बिना आवाज देखते रहते हैं। ओह माय बहुत गॉड। बदमाश है ये। जुड़े जुड़ाए नहीं, जुड़े जुड़ाए हैं। ताली बजाओ रे। जाओ, कितने ऐसा जुड़े है हुए हैं बाकायदा। डॉक्टर साहब, आप जो समझ रहे हैं मैं वो वैसा कुछ कहने वाली नहीं थी। नहीं, मैं भी वैसा नहीं कह रहा जैसा आप समझा रही हो। आपके लिए 4 पंक्तियां कह दूं कि मैंने आपको प्यार से 4 पंक्तियां सुनाई, आप शायद मुगालते में आ गए, लेकिन फिर से आपके लिए 4 पंक्तियां, और जो मैं आपसे कहने वाली थी वो मैं अभी सुनाती हूँ। दिल दे दूं तुमको इसलिए कि खेलते रहो, वाह वाह वाह। दिल दे दूं तुमको इसलिए कि खेलते रहो, गम की बीमारी बन के दिल में फैलते रहो, आसान ही है इश्क में सोनी को जीतना, आसान ही है इश्क में सोनी को जीतना, ये इश्क का पापड़ है यूं ही बेलते बहुत रहो, अच्छा। ये इश्क का पापड़ है यूं ही। इतना आसान नहीं है मोहब्बत करना और मोहब्बत की बातें करना। नहीं, सही बात है भाई, और मैं और इसका अगर प्रयास मैं- भी नहीं कर रहा। जिस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है उसका लीज रेंट क्या लेना। ये तो दमदारों का और बाहुबलियों का काम है, आपकी दुबली पतली हैसियत पे तो ये जचता ही नहीं। ये क्या बात है? ये दुबली पतली क्या लड़की बोल, देखो आकार से कुछ होता है क्या? मोबाइल कितना ही बड़ा हो, सिम कार्ड तो इतना सही लगता है। ये दुबला पतला क्या होता है इसमें? ऐसा है साहब। हाँ, कविता सुना। यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, हाँ। प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, और जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, आग नजरों से मैं पानी में लगा सकती हूँ। बहुत अच्छा, यही और करो। रही बात कविता की, जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ कविता सुनाने के लिए, स्वागत है। और आप मुझसे जुड़े मुझे समझने के लिए, तब कहती हूँ ये 4 पंक्तियाँ। दिल आप अपने दिल से मिलाने तो दीजिए, वाह वाह। दिल आप अपने दिल से मिलाने तो दीजिए, दरवाजा खोलिए हमें आने बहुत तो अच्छे, वाह वाह दीजिए, वाह वाह। दरवाजा खोलिए हमें आने तो दीजिए। और ये बात तो मैदान में पड़ रही है, दरवाजा खोलिए हमें आने तो दीजिए। और देखिए इन्होंने कहा कि मेरी अभी हुई नहीं है, तब ये शेर कहती हूँ, शायद ये नीमच वैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरे मामा का भी शहर है और मेरे भाई प्रधान साहब का भी शहर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नीमच। और भाई तब विधायक कहती जी, हूँ दूसरे भाई विधायक जी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी। मुमकिन है मेरे ख्वाब का शहजादा मिल भी जाए, वाह 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 वाह, क्या बात है। मुमकिन है बहुत मेरे ख्वाब का शहजादा मिल भी जाए, लेकिन वो ख्वाब आंख में आने बहुत तो अच्छे, वाह वाह, दीजिए, बहुत अच्छे, वाह डॉक्टर लेकिन साहब। वो ख्वाब आंख में आने तो दीजिए। और ये सारी बातें तभी संभव है मित्रों, तामीर होगा ताजमहल प्यार का मगर, वाह। तामीर होगा ताजमहल प्यार का मगर, दीवारें नफरतों की गिराने तो बहुत अच्छे, वाह, 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 दीजिए, वाह। दीवारें नफरतों की गिराने तो दीजिए। वाह नीता जी, वाह। बहुत अच्छा आपने सुना, आप हकदार हो गए हैं मेरी खास 4 पंक्तियों के, जो मैं आपको दिल से सुनाना चाहती हूँ। इंदौर से आने में हालांकि नजदीक तो है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है ऑन द वे। तब 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि यहाँ कर अब मुझे कैसा लग रहा है। कांटों पे चल के आज
सबका समर्थन चाहूंगी। ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां ऐसे ही ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप सबसे निवेदन करती हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी दिल से। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से मौसम चुरा लिया। मैंने समय की जेब से मौसम चुरा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सारी संख्या में यहाँ माता बहनें भी मौजूद हैं। मैं एक गीत सुनाने से पहले एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। ये जो माताएं बहनें हैं, इनके सरों पे जो ओढ़नी है, ये ओढ़नी हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे पूरे सांस्कृतिक परिवेश की मर्यादा का प्रतीक है ये ओढ़नी। और हमारे मंच पर बैठी हैं अनु सपन जी। मैं इनको समर्पित करते हुए, आप सभी माता बहनों को समर्पित करते हुए एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी। आशा करती हूँ कि सूदी श्रोताओं के बीच, इस हंसी मजाक के माहौल के बीच, इस गजल के मर्म को आप समझेंगे और आशीर्वाद देंगे। स्वागत अनीता जी। औरत की जिंदगी भी है इज्जत की ओढ़नी। वाह वाह, क्या बात है। औरत की जिंदगी भी है इज्जत की ओढ़नी, औरत की जिंदगी भी है इज्जत की ओढ़नी, सिंदूर प्यार का है मुहब्बत की ओढ़नी। वाह वाह अनीता, क्या बात है। सिंदूर प्यार का है मुहब्बत की ओढ़नी। और सभी माता बहनों को समर्पित करती हूँ ये शेर। बेटी बहन का माँ का बड़प्पन इसी में है। बहुत अच्छे। बेटी बहन का माँ का बड़प्पन इसी में है, उतरे न कभी सर से शराफत की ओढ़नी, उतरे न कभी सर से शराफत की ओढ़नी। और सब धन वालों को समर्पित करती हूँ इस गजल का ही मक्ता। स्वागत है। सोनी बड़े बड़ों का ये अंजाम देख ले। वाह। सोनी बड़े बड़ों का ये अंजाम देख ले, आखिर में ओढ़ लेते हैं तुरबत की ओढ़नी, आखिर में ओढ़ लेते हैं तुरबत की ओढ़नी। और जैसा कि एक गीत के लिए मुझे आदेश हुआ यूं कि गाजियाबाद एक बार कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो आदरणीय डॉक्टर साहब के घर पर ठहरने का इंतजाम था। डॉक्टर साहब मेहमान नवाजी में हमारे मालवा को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतने गुणी हैं, पूरा परिवार। इनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत और सुशील है साहब। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी जी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो कि डॉक्टर साहब जैसे इतने बड़े देश के संचालक, इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े कवि आपके पति हैं। तो उन्होंने कहा अरे अनीता जी हाथी के दांत हैं, ये देखने के हैं। तो मैंने कहा अरे ऐसी क्या बात है भैया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हम तो काफी समय से देख रहे हैं हाथी के दांत। तो उन्होंने कुछ मुझे बातें बताई अंदर की, वो मैंने इस गीत में लिखी अंदर की। अब ये आधुनिक तो बहुत है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ग्रामीण परिवेश से लिखने की कोशिश की। वाणी मेरी है और पूरा मैटर इनकी धर्मपत्नी का दिया हुआ है। मोलिया माटी तो आप समझते ही होंगे अच्छी तरह, ये वो वाले प्रकार के जीव हैं। इनका चरित्र चित्रण करते हुए इस गीत में सुनिएगा। मैं भी ऐसे ही सुन रहा हूँ कि वही सुना रही है। उन्होंने कहा, मैंने लिखा, सुनिएगा। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो, रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। और बंद देखे, रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी, रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी, रे हरा चना को साग बनायो कड़ी करी रे खाटी, अरे दोन्या हाथ से लाडू खावे, क्या अरे दोन्या हाथ से लाडू खावे, उंगलियां चाटे चट्टो, रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो।
ये आप सत्यनारायण की कथा के बीच का कोई गीत नहीं सुन रहे हैं, ये मालवी का लोकगीत सुना रही हूँ, उसी तरह से सुनिए। दूसरा बंद पढ़ती हूँ साहब, ये कुछ कामकाज करते नहीं है, तो उसने जो कहा इस गीत का मर्म ये है, मैं खेता खेता काम करूं यो घर में बैठो रे वे। वाह वाह वाह। मैं खेता खेता काम करूं यो घर में बैठो रे वे, अरे छोरा छोरी शोर मचावे फिर भी लेट्यो रे वे। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, क्या औसत है। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, खानदान पे बट्टो रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात बोतल खींचे दिन में पीवे मट्ठो। और साहब इनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत है और ये है मोलिया माटी गंगाराम। तो आसपास के मूछ वाले ऐसे मूछों पे दाव देते हुए और झांकते हुए निकल जाते हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तब ये तीसरा वन इस तरह से हुआ, रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं झपकावे। रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं झपकावे। अरे यो कायर भरतार पलंग का नीचे ही छुप जावे। बहुत अच्छे। अरे मैं समझी बंदूक थी परियो, अरे मैं समझी बंदूक थी परियो, निकलियो देसी कट्टो। वाह। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और ये संयुक्त परिवार में रहते हैं साहब, सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो शाम तक पहचानते ही नहीं कि ये अपनी वही वाली है। तो ये आखिरी का बंद पढ़ती हूँ, बीच वाली और अलग है। आप सब भी इससे सहमत हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। रे सास ननन से छुप के दिन में हमारे पास न आवे। रे सास ननन से छुप के दिन में हमारे पास न आवे। रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे। जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर, जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पाँव दबावे पट्ठो। रे फूट गई तकदीर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अरे और सुनाइए अनीता जी, ये तो अपने घर में भी तो पहुंचो मेरे घर से। अब ये देखो कि इस लड़की को अपने घर में रुकाया तो ये क्या क्या झांकती फिरी। अब अगली बार से घरवाली से कहना पड़ेगा भाई जब इसे टिकाओ तो इंतजाम ऐसा करो जो इसे कुछ पता नहीं चले। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा और एक अच्छी कविता कोई गीत सुना दीजिए, गजल सुना दीजिए। देखिए आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, ये मैं समझती हूँ, लेकिन मंच जो है मन का कायल तो है ही सही, लेकिन मन को जो धकाने वाली तालियां होती है ना, वो भी साथ में जरूरी है। अकेला मन चल के वहां तक कैसे आ सकता है जब तक आपकी तालियों का प्रेशर नहीं हो। इसलिए चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरे आने वालों के लिए आपके मन के साथ मन को प्रेशर देने के लिए वो तालियां भी चाहिए। तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, आपने दिल से सुना इसलिए, और आदरणीय डॉक्टर साहब को 4 अच्छी पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हाँ, कुछ तो ढंग का समर्पित करो। मोलिया माटी पता नहीं मोती क्या को आसमान का आंसू बना दिया। वाह वाह। दिल से सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। मोती को आसमान का आंसू बना दिया, तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से। खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। बहुत अच्छा नेताजी। खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। और एक गीत के लिए डॉक्टर साहब ने आदेशित किया है, ये मजाक, ये मस्ती, ये हंसी, ये सब आपके मनोरंजन के लिए है, जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे संचालक जो पहले थे वो कह रहे थे, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है। कविता हम क्या लिखते हैं ये भी थोड़ा सा बताने का रहता है। तो एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ आपके लिए, और छोटी सी पृष्ठभूमि गीत की भूमिका ये है कि राधा और कृष्ण का प्यार हम भी सच्चे प्यार के संदर्भ में लेना हमेशा उचित समझते हैं। तब मैंने भी राधा और कृष्ण के प्यार की परिपाठी को अपने जीवन में, अपने भावनाओं में उतारने का प्रयास किया, और ये एक छोटा सा गीत लिखा, शायद आप पसंद करें। स्वागत है डॉक्टर। पढ़ती हूँ। मन मंदिर के शिखर कलश से, मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी तुम कान्हा बन जाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी तुम
कान्हा बन जाना। और बंद पढ़ती हूँ। याद बहुत आते हैं मुझको उन बाहों के झूले, याद बहुत आते हैं मुझको उन बाहों के झूले। मन करता है इस अंबर के कोने कोने छूले, छुअन तुम्हारी चंदन जैसी मन पावन हो जाए। दो पल दूर रहो तो आंखों में सावन घिर आए। मेरे आंचल में सर रख कर, मेरे आंचल में सर रख कर मुरली मधुर बजाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। और दूसरा बंद इस शिल्प को मंच को समर्पित करना चाहती हूँ। तेरी याद के झोंकों से मन के पट हिलते डुलते, तेरी याद के झोंकों से मन के पट हिलते डुलते। पोर पोर पर प्रेम निमंत्रण रखे हुए हैं कब से। क्या बात है। सजन तुम्हारी लगन लगी यूं जैसे अगन गगन में। बदरा भी बरसे ऐसे जैसे घी बरसे हवन में। मैं समिधा से जलती रहूं तुम, मैं समिधा से जलती रहूं तुम पूर्णाहुति बन जाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। और माता बहनों की तरफ से ये बंद इस पुरुष संसार को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पत्थर पत्थर देव करूंगी मैं ये मान करूंगी, पत्थर पत्थर देव करूंगी मैं ये मान करूंगी। 7 जन्म तक तुझको पाऊं मोती दान करूंगी। तू जो मिल जाए एक पल तो जीवन आज संवारूं। नैनों के जमुना जल से नित तेरे चरण पखारूं। रोम रोम वृंदावन गोकुल, रोम रोम वृंदावन गोकुल मन मेरा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह वाह। एक अच्छा गीत डॉक्टर अनीता सोनी जी ने सुनाया और मेरा मन है कि अच्छी कविता पर भी आपकी अच्छी तालियां हो। उन्हें सूचित कर दीजिए एक बार कि मालवा जो गीत की गंगा का क्षेत्र है उसमें अच्छा गीत पढ़ा गया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिएगा। लेकिन वो पहला गीत जो सुनाया था उसका रासायनिक प्रभाव ये हुआ कि अनेक नरपुंगव घर की ओर निकले। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो कि ऐसा गीत कोई और लिख दे। आइए मित्रों, अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, दिल्ली से यहां तक आने में मुझे 12 घंटे लगे, क्योंकि जो ट्रेन में रिजर्वेशन लिया गया था वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाया, वेटिंग में ही रह गए। जिंदगी में कई जगहों पर मैं वेटिंग में रहा, ऐसा अनुसपन गवाही दे सकती हैं। वहां भी वेटिंग में रह गया, तो मैंने कहा कि चलो एक गाड़ी लेके निकलते हैं। तो मैं आदरणीय अल्लड़ जी को और मनवीर मधुर के साथ में यहां निकला। मैं और मनवीर आए, अल्लड़ जी लाए गए। रास्ता चित्तौड़ तक बहुत अच्छा था, लेकिन चित्तौड़ से यहां तक नीमच तक आपके जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आपके विधायक जी बैठे हैं, ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जिसके बारे में दिल्ली में बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र कहते थे, और आपके प्रदेश का एक अहंकारी शासक कहता था कि चुनाव सड़क बनवाने से नहीं जीते जाते, प्रबंधन से जीते जाते हैं, मैनेजमेंट से। लेकिन यह खामोश बैठने वाली जनता इतनी साहसी है कि इन्होंने एक बटन दबाकर बताया कि एक झटके में राजा को भिखारी और सन्यासिनी को रानी कैसे बनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश वाले जानते हैं। लेकिन सड़क इतनी भयानक है साहब, चित्तौड़ से यहां तक आते आते मुझे पता चला कि परमाणु को तोड़ने में भारत सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करे। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? चित्तौड़ से रखवा देते, एक गाड़ी में नीमच तक आते आते कई बार टूट जाता। आप समझिए, यात्रा और अंतिम यात्रा के बीच फर्क ही पता नहीं चल रहा था। मुझे तो लग रहा था कि अगला कवि सम्मेलन हो सकता है प्रकाश मंगल हम में से किसी की स्मृति में ही कराए। साहब घर से तो 3 ही चले थे पर 2 ही पहुंचे। यही वो जगह है, यहां तक आते आते सूख गई थी एक नदी। ऐसी सड़कें हैं, ऐसी स्थिति है, और जनता के नुमाइंदे सोचते हैं कि सब ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं नोएडा के तुफैल चतुर्वेदी, उन्होंने कहा,
और कब कहा जब मेरे प्रदेश में दलितों की हिस्सेदारी करने वाली एक औरत ने, जिसकी आंखों में इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी है, जिसके नीले रंग की आहट मध्य प्रदेश में भी आने लगी है, मेरे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर जब 17 करोड़ रुपए सीबीआई ने पकड़े और उनसे पूछा कि देवी ये पैसा किस चीज का है, तो उन्होंने कहा ये मान्यवर के इलाज के लिए है, काशीराम जी के लिए। वो उन्हें ही मान्यवर कहती हैं, बाकी सबका नाम लेती हैं, राजनाथ ऐसा, अटल बिहारी ऐसा, मुलायम ऐसा। मैंने पूछा इन्हें ही मान्यवर क्यों कहती हो? बोले देखो समझो, जो मन ही मन माना जाए वो मान्यवर, बाकी जो 7 फेरों के बाद स्वीकार किया जाए वो वर। तो ये मन ही मन माना हुआ है इसलिए मान्यवर। जब उनके यहां 17 करोड़ रुपए मिले और उन्होंने कहा ये मान्यवर के इलाज के लिए हैं, दोस्तों इस देश में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो 10-20 लाख रुपए में सही ना हो जाए। 10-20 लाख में सबका इलाज हो जाता है। हाँ, एक आध बीमारी जरूर है जिसके बारे में सरकार लिखाती है दीवार पर कि बचाव ही उपचार है, उसमें तो कितना ही खर्च कर लो इलाज होता ही नहीं है। लेकिन उनके यहां निकले तब हमारे एक शायर ने जो बात कही, वो दर्द आपको महसूस हो, मध्य प्रदेश ने वो दर्द प्रतिपल भोगा है। जो इस समय सत्ता में उनके प्रतिनिधि बैठे, मैं उनके सामने बोलता हूं, आप भी महसूस कर लीजिएगा। अगर ये दर्द का निवारण आपने नहीं किया तो आप मुख्यमंत्री कितने ही बदल दें, लेकिन सरकार बदलना नहीं रोक पाएंगे। सरकार तभी आएगी जब जिन दर्दों के खिलाफ ये जनता बैठी हुई थी, जिन जन आकांक्षाओं के लिए आपको बताया गया था, अगर वो पूरी हुई, तब ये कहता हूं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। दर्द सही सही ज्ञापित हो गया हो तो पूरे सदन की तालियां उस स्वर के लिए उठें जिसे पढ़वाना चाहता हूं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। जब इसी प्रदेश का एक व्यक्ति संसद में खड़े होकर कहता है कि जिसका मन करता हो वंदे मातरम गाए, जिसका मन ना करता हो ना गाए, कल वो ये कह सकता है कि जिसका मन करता हो अपने पिता को पिता माने, अपनी माँ को माँ माने, जिसका मन ना करता हो वो ना माने। तब मैं उस दुस्साहस के खिलाफ बोलता हूं, वो राजा हो चाहे रंक हो, कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। अगर क्रोध सही सही ज्ञापित हो तो पूरे सदन की ऐसी तालियां उठें कि भोपाल और दिल्ली के बहरों के कान के पर्दे फटें कि सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन भोपाल और दिल्ली में होने वाली राजनीति, लखनऊ में होने वाली राजनीति अंतर नहीं समझती। जिस समय आप जानते हैं कि भास्कर इस खबर को कैसे छापेगा, नई दुनिया कैसे छापेगी, जिस समय आप जानते हैं कि आज तक कैसे दिखाएगा और सहारा कैसे दिखाएगा, उस समय अल्लड़ बीकानेरी और आदरणीय बाल कवि बैरागी और सुरेश बैरागी तक की परंपरा का ये मंच है जो केवल सच बोलता है और आपकी तालियों के भरोसे बोलता है। आइए मैं उसी वंश के एक बहुत छोटे, आयु में छोटे लेकिन कविता में बड़े कलमकार को बुलाता हूं, जिसे सुनकर आपको सचमुच अच्छा लगेगा, आपको लगेगा। और मैं मनवीर मधुर से भी कहता हूं, ये वो नीमच है। मैं यहाँ 16 वर्ष पहले आया था जब धारा 144 लगने के कारण कवि सम्मेलन स्थगित हो गया। उस समय विश्वविद्यालय में पढ़ता था। ये वो मंच है जो अर्थ में छोटा हो सकता है, लेकिन जो यहां सफल हो जाता है वो भारत के किसी भी बड़े मंच पर सफल हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यहां मैंने बहुत छोटे छोटे स्वरों को तालियों की गूंज में बड़ा होते हुए देखा है। मनवीर मधुर मथुरा से आया है, आपकी भाषा का कवि है, उठा लीजिए अपनी तालियों में, क्योंकि जितनी आनंद के साथ आप उसे चेतना देंगे उतनी ऊंचाई के साथ वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मनवीर मधुर का स्वागत कीजिए। और इसी मंच पर आया था, आज पुनः आपके बीच में हूं। आपका प्यार और दुलार मिला था, मैंने हिम्मत की है दोबारा यहाँ आने की। पूरी ऊर्जा देंगे तो शायद मैं भी कुछ अच्छा कहने की कोशिश करूंगा, बात आप तक पहुंचेगी। इन दिनों बिल्कुल नया गीत मैंने कहा है जो वंदे मातरम शीर्षक से है, मैं उसको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। आजादी के इन 60 वर्षों के अंतराल में एक प्रश्न शायद आपके जहन में कौनता हो। राजनेताओं के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। किसी शायर ने कहा है कि जुबान से करते हैं, मैं बहुत ज्यादा राजनीति पर नहीं बोलना चाहता। किसी शायर ने कहा है कि जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। क्या बात है। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते और वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते। वाह वाह, बहुत अच्छा। आइएगा मैं यहीं से बात शुरू करता हूं।
तमाम मेरे युवा मित्र बैठे हैं, माँ शक्तियां बैठी हैं, सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं। पहले वो 4 पंक्तियां सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। एक प्रश्न आपके जेहन में कौंता हो तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन करना, जिस हिम्मत के साथ कहने की कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं। हमारे देश का बंटवारा हुआ आजादी के तुरंत बाद, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं, गांधी जी या नेहरू को भान क्यों नहीं हुआ। क्या बात है, वाह मनवीर वाह। बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं, गांधी जी या नेहरू को भान क्यों नहीं हुआ। और यदि समाधान मानते तो आज तक एक भी समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। और यदि समाधान मानते तो आज तक एक भी समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। गांधी जी की जिद ने करोड़ों रुपए दिला के शांति चाहिए उनका भी मान क्यों नहीं हुआ। और अगली पंक्ति आपके जेहन पर ठक्कर जाए तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन मांगता हूं कि गांधी जी की जिद ने करोड़ों रुपए दिला के शांति चाहिए उनका भी मान क्यों नहीं हुआ। मुस्लिम देश पाकिस्तान बना दिया किंतु बचा हुआ भाग हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ। मुस्लिम देश पाकिस्तान बना दिया किंतु बचा हुआ भाग हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आजादी के बाद जिनका जवाब मिला नहीं, अनबुझ रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद जिनका जवाब मिला नहीं, अनबुझ रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। और इस युवा पीढ़ी को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि राष्ट्रभक्ति का ये जोश कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात खुले आम करता हूं मैं। राष्ट्रभक्ति का ये जोश कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात खुले आम करता हूं मैं। व्याकुल भी होंगे तृष्णगी से आप यूं तो बंधु पेश नया काव्य रूपी जाम करता हूं मैं। सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, ऐसे नौजवानों को प्रणाम करता हूं मैं। सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, ऐसे नौजवानों को प्रणाम करता हूं मैं। राष्ट्र की अमूल्य निधि तू ही नौजवान पीढ़ी, आज की ये शाम तेरे नाम करता हूं मैं। राष्ट्र की अमूल्य निधि तू ही नौजवान पीढ़ी, आज की ये शाम तेरे नाम करता हूं मैं। मैं जिस गीत को पढ़ना चाहता हूं पूरी ऊर्जा मांगता हूं आपसे, और शायद एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैंने जिस हिम्मत के साथ और जिस तर्क के आधार पर बात कहने की कोशिश की, बात आप तक पहुंच जाए तो समर्थन मिलना चाहिए। स्वागत है मनवीर। पंक्ति पढ़ता हूं, मैं किसी धर्म का किसी मजहब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बात सच कहने की मैंने हिम्मत की है। आपका तालियों से समर्थन मांगता हूं, सीधे सीधे निवेदन करता हूं कि भटके हैं जो भी मुसलमान, भटके हैं जो भी मुसलमान, देते जो विद्रोही बयान, वे कभी कहें ले नया देश या कभी कहें मुस्लिम प्रदेश। क्यों माँ को डायन कहो मित्र, रचते माओं के नग्न चित्र, पद का धन का कैसा गुमान, ये तो ना सिखलाती कुरान। माँ को माँ कहकर तो देखो, दे देगी तुमको अभयदान। माँ को माँ कहकर तो देखो, दे देगी तुमको अभयदान। और जितने भी राष्ट्रभक्त श्रोता बैठे हो पीछे तक दोनों हाथ उठाकर इन 2 पंक्तियों पर समर्थन मांगता हूं कि माँ को माँ कहकर तो देखो, दे देगी तुमको अभयदान। अब भी यदि अपना कर देखो, अब भी यदि अपना कर देखो, तो बाहों में जग सारा है, पर तुम स्वीकार नहीं करते ये भारतवर्ष तुम्हारा है। पर तुम स्वीकार नहीं करते ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। 4 पंक्तियां सुनिएगा। वंदे मातरम के बारे में जो विवाद का विषय नहीं था बनाया गया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम था क्या?
कि सच पूछिए तो भारती की वंदना है मात्र, मजहबी देश की ना आग वंदे मातरम। बहुत अच्छे, वाह वाह। सच पूछिए तो भारती की वंदना है मात्र, मजहबी देश की ना आग वंदे मातरम। अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद जैसे भारती के शेरों का बिहाग वंदे बहुत अच्छे, वाह, मातरम। वाह, वाह। अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद जैसे भारती के शेरों का बिहाग वंदे मातरम। हृदयों में नया जोश पैदा कर देता सदा नौजवान शहीदों का वो राग वंदे मातरम। हृदयों में नया जोश पैदा कर देता सदा नौजवान शहीदों का वो राग वंदे मातरम। गोरी सरकार का वजूद फूंक देने वाला वीरों के जुनून का चिराग वंदे मातरम। गोरी सरकार का वजूद फूंक देने वाला वीरों के जुनून का चिराग वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम ने मिल करके गोरों को ललकारा है। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम ने मिल करके गोरों को ललकारा है। तुम स्वीकार नहीं करते ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। याद करिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एकता बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। और अगर प्रयास किया होता तो आजादी के तुरंत बाद देश का बंटवारा नहीं होता। मेरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए और तर्क आपकी समझ में आ जाए तो समर्थन मांगता हूं कि गोरों की अधीनता में जो भी घाव मिले उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता से ही सिया गया। गोरों की अधीनता में जो भी घाव मिले उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता से ही सिया गया। यानी धर्म भारतीय मान लिया गया, तब मिल के स्वतंत्रता के जाम को पिया गया। जिन्ना और नेहरू की कुर्सी की भूख ऐसी, जिन्ना और नेहरू की कुर्सी की भूख ऐसी, क्रूरता से चीर दिल देश का दिया गया। चाहते नहीं थे यदि हिंदू या मुसलमान, भारत का फिर बंटवारा क्यों किया गया। चाहते नहीं थे यदि हिंदू या मुसलमान, भारत का फिर बंटवारा क्यों किया गया। चाहते नहीं थे यदि हिंदू या मुसलमान, भारत का फिर बंटवारा क्यों किया गया। मानवता का खून न हो इसलिए किया बंटवारा है। मानवता का खून न हो इसलिए किया बंटवारा है। क्यों स्वीकार नहीं करते ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। और एकता के बारे में बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। मेरे तर्क और कविता आप तक पहुंच जाए। कविता में कुछ कह पाया हूं तो समर्थन मांगिएगा, निवेदन करता हूं कि सोचिएगा जीवन बिताएं कैसे साथ साथ, आपस में मन के जो तार भी मिले नहीं। सोचिएगा जीवन बिताएं कैसे साथ साथ, आपस में मन के जो तार भी मिले नहीं। उसे कैसे संगम कहोगे एक दूसरे से जब नदियों की जलधार भी मिले नहीं। बार बार मनोहर या दुलार मूर्खता है, बार बार मनोहर या दुलार मूर्खता है। बदले में प्यार के जो प्यार भी मिले नहीं, उनसे ये दिल मिल पाएंगे असंभव है आज तक जिनसे विचार भी मिले नहीं। उनसे ये दिल मिल पाएंगे असंभव है आज तक जिनसे विचार भी मिले नहीं। मिली घात पर घात किंतु फिर भी भाई स्वीकारा है। मिली घात पर घात किंतु फिर भी भाई स्वीकारा है। क्यों स्वीकार नहीं करते ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग अब तक खामोश बैठे रहे हों, मैंने बहुत आक्रोश में कहने की हिम्मत की है और बात आप तक पहुंच जाए, आपको लगे कि मैं ठीक कह पाया हूं, तो अंतिम पंक्तियों का और पीछे तक दोनों हाथ उठाकर समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं कि अब आप हिंदुओं के भाग हिंदुस्तान में हो। आप परिवार वाले लोग हैं, जानते हैं जब परिवार में बंटवारा हो जाता है तो एक भाई का दूसरे भाई पर कोई अधिकार नहीं बनता। आपने पाकिस्तान माना, आप मांगा, आपको दिया, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप हिंदुओं के भाग हिंदुस्तान में हो, तुम्हें नारा जय हिंद का लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे मनवीर, वाह वाह। अब आप हिंदुओं के भाग हिंदुस्तान में हो, तुम्हें नारा जय हिंद का लगाना पड़ेगा। यानी हिंदुओं ने भाई मान के दिया है घर, फर्ज तुमको भी भाई का निभाना पड़ेगा।
यानी हिंदुओं ने भाई मान के दिया है घर, फर्ज तुमको भी भाई का निभाना पड़ेगा। वंदे मातरम का विरोध दूर की है बात, मात भारती को माथ भी झुकाना पड़ेगा। वंदे मातरम का विरोध दूर की है बात, मात भारती को माथ भी झुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान जाना जाओ शौक से, मगर यहाँ रहोगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात। अरे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि मनवीर को बुलाना है तो ताली बजाना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मनवीर मधुर से निवेदन है कि कुछ और छंद सुनाए। हाँ, मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। देखो इन्हें नहीं गाना तो जा रहे हैं, नहीं वहीं आइएगा, वहीं जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। भाई जोनी बैरागी ने जो विषय उठाया था गोधा प्रकरण, मैं कुछ घनाक्षरियां निवेदित करता हूं। पूरे देश में जो भी कविताएं आई, जो भी टिप्पणियां आई, मैंने कुछ अलग बात कहने की कोशिश की है। सब लोगों ने कहा वो गलत था या ये गलत था, लेकिन मैं क्या कहता हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो ऊर्जा दीजिएगा, शायद मैं बात पूरी कह पाऊं। निवेदन करता हूं कि राष्ट्र स्वाभिमान हेतु सभी सिंह शावकों के रग रग में समाया जोश वंदनीय था। राष्ट्र स्वाभिमान हेतु सभी सिंह शावकों के रग रग में समाया जोश वंदनीय था। खुलेआम खूनी खेल खेलते क्यों खूनी हाथ, जनता में उठता वो रोष वंदनीय था। हिंद में ही हिंदुओं को कोई जिंदा फूंक डाले, हिंद में ही हिंदुओं को कोई जिंदा फूंक डाले, प्रतिक्रिया स्वरूप आक्रोश वंदनीय था। बलिदानी जज्बे को लिए हुए जवानों का जय जय हिंद उद्घोष वंदनीय था। बलिदानी, तुम इसका वॉल्यूम यार कम मत करो, वो अपना बड़ा है तो तुम कम मत करो। बलिदानी जज्बे को लिए हुए जवानों का जय जय हिंद उद्घोष वंदनीय था। ऐसी विकृत परिस्थिति में वहां हिंदुओं को जो भी करना चाहिए था बस वही किया। कोई चाहे उसको गलत मानता तो माने, किंतु मैं यही कहूंगा जो किया सही किया। कोई चाहे उसको गलत मानता तो माने, किंतु मैं यही कहूंगा जो किया सही किया। और एक बात मैं कह दूं आपसे, पूरे गुजरात में एक क्षेत्र ऐसा जो बार बार चैनलों ने दिखाया, जहां पर मुसलमानों ने आग लगे की भर्त्सना की। आप आश्चर्य करेंगे, उस क्षेत्र में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये नहीं कहता कि मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन बात कहना चाहता हूं कि वंदनीय मोमिन भी होते करते विरोध, फिर शैतानियत से आगे कौन बढ़ता। वंदनीय मोमिन भी होते करते विरोध, फिर शैतानियत से आगे कौन बढ़ता। सिर जो कुचल देते खुद ही विनाशता का, तो महाविनाश वाली सीढ़ी कौन चढ़ता। सिर जो कुचल देते खुद ही विनाशता का, तो महाविनाश वाली सीढ़ी कौन चढ़ता। यदि उग्रवादी शूल ही समूल नष्ट होता, फिर यह जघन्य इतिहास कौन गढ़ता। उन्होंने जो प्यार भरी भावना दिखाई होती, उनके लिए विमृत पाठ कौन पढ़ता। उन्होंने जो प्यार भरी भावना दिखाई होती, उनके लिए विमृत पाठ कौन पढ़ता। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो लोग मेरी बात से समर्थन करते हो वो समर्थन करें, लेकिन जो समर्थन न करना चाहते हो, एक पौराणिक संदर्भ देता हूं, या तो उस पौराणिक संदर्भ को हटाने की कोशिश करिएगा या मेरा समर्थन करिएगा। निवेदन करता हूं स्वागत है कि किंतु वे तमाशबीन बने रहे, इसीलिए मजबूरी थी जो हद से गुजरना पड़ा। जो हिंदू संपूर्ण विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाता हो वो हिंसक हो जाए, इसका कोई तो कारण होगा। किंतु वे तमाशबीन बने रहे, इसीलिए मजबूरी थी जो हद से गुजरना पड़ा। प्यार से कभी भी क्रूर मान सकता है कहां, इसलिए शांत रथ से उतरना पड़ा। दूध कब तक विषधर को पिलाते रहे, हद हुई नेवले का रूप धरना पड़ा। और इस अंतिम पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं। बात सच कह पाया हूं तो पीछे तक दोनों हटाकर समर्थन करिएगा कि किंतु वे तमाशबीन बने रहे, इसीलिए मजबूरी थी जो हद से गुजरना पड़ा। प्यार से कभी भी क्रूर मान सकता है कहां, इसलिए शांति रथ से उतरना पड़ा। दूध कब तक विषधर को पिलाते रहे, हद हुई नेवले का रूप धरना पड़ा। जब आता ताई ग्राह गज को पकड़ बैठा, विष्णु को भी हिंसा का वर्ण करना पड़ा। जब आता ताई ग्राह गज को पकड़ बैठा, विष्णु को भी हिंसा का वर्ण करना पड़ा।
सात्विक प्रवृत्ति का प्रेरणा हिंसा अपनाए। उन्होंने गलत फिर कुछ भी नहीं किया, कोई चाहे उसको गलत मानता तो माने, किंतु मैं यही कहूंगा जो किया सही किया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। बालक काफी आक्रोश में था, ईश्वर इसके फेफड़ों की रक्षा करे। ईटीवी वालों की भी समझ में आ गया कि अब कुछ गुंडागर्दी होने लगी, निकलो। आपके लायक काफी हो गया, चलो ऐसा करो तुम बैठ ही लो, बार बार आते हो। एक निबट लिया, निबट तो ऐसे कह रहा था सुबह बोतल लोके ले आया हो, और ये खाली है तो ले ही जाओ। बहुत बढ़िया ऊर्जा के साथ इसने पढ़ दिया। ये दो बच्चे, ये किसकी पांडुलिपियां हैं? अच्छा, दोनों पे मोबाइल है, बहुत अच्छे। जाओ बेटा, भाभी जी थोड़ी देर के लिए, ये देश का भविष्य है लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर सकते हैं। भाभी जी से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए इन्हें चुप कर लें। मैं जानता हूं भाभी जी, इस बच्चे को चुप कराना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या, इसका बाप चुप हो जाता है। थोड़ी देर के लिए नहीं नहीं नहीं, ये यात्री का विधायक जी वो प्रहर है जब आदरणीय भाभी जी भाई साहब की क्लास लेती है तो पड़ोस के कमरे में ससुर भी सास को कोनी मार के कहता है कि सो जा छोरे की पड़ रही है। तो आप जरा उसी दृष्टि का प्रयोग करें और इसको थोड़ा शांत बिठाएं। ये मनवीर मधुन ने अच्छी बात कही साहब कि ऐसा हो गया वंदे मातरम। मैं इसलिए खड़ा हुआ यहां तक, वरना मैं जिन्हें बुलाना था बुला सकता था, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह देशभक्ति की कोई जाति और धर्म तय नहीं होता देशभक्त का, उसी तरह गद्दार की भी कोई जाति नहीं होती, गद्दार का कोई धर्म नहीं होता। और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं दोस्तों, यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं राष्ट्रवाद से जुड़े हुए, उन्हें अच्छा लगे और पहली बार सूचित हो तो मुझे सूचित करना। मैं इसके तर्क से सहमत हूं लेकिन शब्द से सहमत नहीं हूं, असहमति का स्वर व्यक्त करता हूं बड़ा होने के नाते भी। वो माने या ना माने, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। चूंकि एक बीबीसी ने सर्वे कराया था हमारे भजनों पर, आपको आश्चर्य होगा, जिस भगवा रंग के प्रतिनिधि आपके जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति में कहता हूं, मैं उसी परिवार से हूं तब कहता हूं, आपको आश्चर्य होगा मनवीर, तुम्हारे लिए भी नई सूचना है। हिंदुओं के घरों में बजने वाले पहले 10 भजन जिन्होंने उस चार्ट को टॉप किया वोटिंग में, वो पहले 10 भजनों में से 6 साहिर के लिखे हुए थे और 4 शकील बदायूनी के लिखे हुए थे। पूरी टिप्पणी सुने, आपकी तालियां एक साथ गूंजें। आश्चर्य होगा आपको, मुझे भी हुआ। इतने कवि पैदा किए हमने फिल्मों में, आनंद बख्शी से लेकर शैलेंद्र तक और संतोष आनंद से, नीरज तक इस मंच से परंपरा गई। 6 साहिर के थे, 6 शकील के थे, 10 के 10 भजनों पर नौशाद का संगीत था, 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में थे, 10 के 10 भजनों को मोहम्मद रफी का कायनाती गला मिला, और 10 के 10 भजनों पर यूसुफ खान और दिलीप कुमार ने एक्टिंग की। जिनकी आवाजों से हमारे घर की प्रार्थनाएं सजती हैं, हम उस भाषा को इस तरह नहीं बोल सकते। इस मंच की जिम्मेदारी है, हमें गद्दार को गद्दार कहना है और देशभक्त को देशभक्त कहना है। और फिर कहता हूं, मुसलमान वो जिसके बारे में लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। यहां कुछ टोपियां हैं, मैं उन्हें मस्जिद मानकर सलाम अपने अता करता हूं और कहता हूं कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ दोनों की राष्ट्रभक्ति मिल जाए, तब भी दिल्ली के ल्यूटेंस के बनाए हुए राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए उस अब्दुल कलाम नामक मुसलमान की जुल्फों के एक बाल से कम है जिसे पूरा देश कलाम कहकर सलाम करता है। हम उन पर मुग्ध हैं, हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन आपके स्वर आपकी ओर से गूंजे, मनवीर मधुर को ना बोलना पड़े। क्योंकि बरसों पहले अल्लामा इकबाल, जो एक पीढ़ी पहले ही मुसलमान हुए थे, बहुत सारे कम लोग जानते होंगे, अल्लामा इकबाल के पिता हरीश भट्ट थे जिन्होंने परिवर्तन कर लिया था, और उसके बाद अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान शब्द दिया और पाकिस्तान के विचार के जनक बने। कुछ लोग पाकिस्तान गए हैं, मैं गया हूं वहां मुशायरों में, उनका राष्ट्रगीत है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, उस राष्ट्र का गीत है, इकबाल ने लिखा है। जब लाल किले के मुशायरे में इकबाल ने वो राष्ट्रगीत पढ़ा था पहली बार, जब राष्ट्रगीत नहीं था कविता की तरह पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ा कि खंजर हिलाल का है चांद तारा, चंद्रमा जो हमें शीतलता देता है। जो मुसलमान दोस्त बैठे उनकी तालियां गूंजें, मुझे पता चले कि आप उसी स्वर में स्वर मिलाते हैं जिसमें मैं बोलता हूं।
कहा इकबाल ने कि खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। और ये कविता जब सुनी इकबाल की तो बनारस के रहने वाले नजीर नामक शायर ने, नजीर बनारसी ने, उसी साल लाल किले के मुशायरे में इकबाल को ललकारते हुए पढ़ा कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा, हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। वो हिंदुस्तान जो हमसे बनता है, क्योंकि जो इनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम यहां पर मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं और मैं ये मानता हूं और मेरी दृढ़ धारणा है कि भारत माता के आंचल में पैदा हुए 2-4 नमक हरामों को छोड़ दो जो किसी भी जाति धर्म के हों, अन्यथा इस देश का एक एक बेटा हिंदुस्तानी है और सब वंदे मातरम में स्वर मिलाने के लिए तैयार हैं। हमारी आस्थाओं का गीत है। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि अगर पाकिस्तान सुधर गया तो उसकी और हमारी चल जाएगी, इनका क्या होगा। ये बड़ा तनाव में था लड़का पिछले दिनों, बोले भाई साहब कुछ बात ही नहीं हो रही है, प्रेम ही प्रेम हो रहा है। पहली बार धमाके वमाके हुए तो इन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन मनमोहन सिंह जी पे भी वो निशा मुनि पड़ गया कि सरदार जी ऐसा कर दें। अभी यार सरदार जी क्या कर दें। जैसे ही बम विस्फोट हुए, हमारे घर का एक भाई भी मारा गया, श्याम ज्वालामुखी, देश का बड़ा कवि, काम आया भयंदर के विस्फोट में। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं रोज आतंकवाद का मजाक उड़ाऊंगा और उसको सूचित करूंगा कि हर चौराहे पर तुम्हें जवाब देने के लिए श्याम ज्वालामुखी के घर से कुछ लोग आज भी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं मजे लेता हूं। मनमोहन सिंह ने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई क्या नहीं किया उन्होंने बेचारों ने। अगले ही दिन पत्रकारों से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए वरना। एक पत्रकार ने पूछा जी वरना क्या। बोले हमें क्या पता क्या करना, हमें तो मैडम ने इतनी कही थी वरना, हमने इतनी कह दिया, उनसे पूछेंगे कि वरना क्या। तो इतना अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो सबसे मिलजुल कर काम करता है, सबसे कह सुनकर काम करता है। मैडम ने पूछ लिया उनसे कि सरदार जी ये यूपीए क्या है। बोले मैडम हमको पता नहीं, हमें तो इतना पता है कि इस यूपीए में यू आप हो, हम सब तो पीए ही पीए हैं। तो मैं कई बार सोचता हूं कि जब पाकिस्तान सुधर जाएगा, नेता सुधर जाएंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, तो वो कौन सा स्वर होगा जिससे आप जुड़ेंगे, आप क्या सुनना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो दोबारा कदम के किनारे वेणुवादन होगा कन्हैया का, और दोबारा राधिका का वो महारास होगा जिसमें पूरी सृष्टि विलीन होकर एक साथ नृत्य करेगी। आइए प्रेम के उन्हीं प्रसंगों पर प्रस्तुति देने के लिए मैं निवेदन करता हूं देश की एक लोकप्रिय कवियत्री से, जो पहले भी यहाँ कई बार आपके बीच आई हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, लेकिन आप बीच बीच में खामोश हो जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। आदरणीय बोतल लेकर आए हैं, आपका स्वागत है। देश की दशा शोचनीय है और आपकी शोचनीय, लेकिन नहीं अरे ऐसा होता है, तो सबका समय है। देखिए हम सब हमारी और विधायक जी की तरह खाली थोड़े ही हैं। विधायक जी यकीन मानिए कि मैंने इतना अच्छा और इतना ठाली विधायक कभी नहीं देखा। भाई पूरे कवि सम्मेलन में जाने का ही नाम नहीं लेता।